मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है एगॉन शीला, डेथ एंड द मेडन। डायरेक्टर है डीटर बार्नर और IMDb रेटिंग 6.6 है। वियना 1918। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने से पहले एक लड़की अपने 2 बच्चों और पति के साथ एक कोठरी में पहुंची। बाहर से वो एगॉन एडिथ कहकर पुकार रही है, मैं तुम्हारे लिए कोयला लेकर आई हूँ, दरवाज़ा खोलो। लेकिन काफ़ी देर हो गई, दरवाज़ा नहीं खुला। उसके पति ने केयरटेकर को बुलाकर दरवाज़ा खुलवाया। अंदर घुसते ही बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिसमें से हल्की रोशनी अंदर आ रही है। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा रखा है और बगल में एक सोफ़ा। कुछ पेंटिंग्स और कलर्स भी वहाँ रखी हुई है। अंदर कमरे में देखा, एक औरत बिस्तर पे मरी पड़ी है और बगल में कुर्सी में बैठा आदमी सोया है जिसके हाथ में उसी अवस्था में मरी सामने औरत की ड्राइंग है। वो औरत एडिथ है, एगॉन की पत्नी, जो एक भयानक फ्लू के चपेट में आकर 6 माह की गर्भवती मारी गई। एगॉन की बहन गेर्ती ने जब उसके सर पे हाथ रखा, उसका शरीर आग से तप रहा है। उसने जल्दी उसे बाहर हॉल में रख सोफे पे लेटा दिया। उसका पति बच्चे को साथ लेकर चला गया। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते, गेर्ती यहीं अपने भाई के पास रुकेगी। एगॉन ने कहा, मेरी डायरी से देखकर बताओ आज कौन कौन सी मॉडल आने वाली है, उन सबको आज का कैंसिल कर दो। फिर गेर्ती एगॉन के पास बैठे अतीत का सोचने लगी। दोनों भाई बहन अपनी माँ का एक बड़ा सा शीशा सीढ़ी से ऊपर ले जा रहे हैं और उनकी माँ उन पर चिल्ला रही है। एगॉन से कह रही है, हाँ तो तुम कब से स्टडी ट्यूटर ज्वाइन करने वाले हो? ऐसा चलता रहा तो तुम्हारे अंकल तुम्हारी पढ़ाई के पैसे भेजना बंद कर देंगे। लेकिन उनकी बातें एगॉन के कानों में नहीं जा रही, क्योंकि वो तो अपनी नई ड्राइंग बनाने के लिए बहुत उत्सुक है। एगॉन की रुचि पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि आर्ट में है। कलम उसके हाथ में हो तो कोरे कागज़ पे कोई ना कोई ड्राइंग ही बना रही होती है। आज वो अपनी 16 साल की बहन के बिना कपड़े पहने ड्राइंग बना रहा है। अब एगॉन अपने 2 दोस्तों के साथ क्लब में है। उनका एक नया आर्टिस्ट ग्रुप बना है और उन्हें मॉडल की ज़रूरत है। वही रोज़ाना शो करती मोआ से उसके एक दोस्त ने परिचय करवाया। एगॉन ने उसे उसके आर्ट के लिए मॉडल बनने का प्रस्ताव दिया और अपना कार्ड देते हुए कहा, तुम जब चाहो मेरा काम देखने स्टूडियो आ सकती हो। अगले दिन स्टेज शो एक्ट्रेस मोआ आई। गेर्ती उसे यहाँ देख कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। ड्राइंग्स देख मोआ बोली, ये वही लड़की है ना जो बाहर गेट में खड़ी थी? एगॉन ने कहा, हाँ मेरी बहन गेर्ती। मोआ बोली, तुमने अपनी बहन की भी बिना कपड़ों में ड्राइंग्स बनाई हैं? अब गेर्ती को मोआ के बने ड्राइंग देख ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि आज तक एगॉन सिर्फ उसकी ड्राइंग्स बनाता था। अब मिस्टर राइनिंग हाउस एगॉन की पेंटिंग खरीदने आए हैं। ऐसे ही पेंटिंग बेचकर वो काम चलाने लायक पैसे कमा लेता है। अब यहाँ मोआ की कल काम पे ना आने से शो के मालकिन से झड़प हो गई। वहाँ से भागकर मोआ एगॉन के पास कुछ दिन रुकने आ गई। गेर्ती उसे यहाँ देख बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब कुछ हफ्ते बाद एगॉन का ग्रुप क्रुमलॉफ एक छोटी सी जगह पे आए। गेर्ती उनका स्टेशन में इंतज़ार कर रही है। मोआ भी उनके साथ है। दरअसल नई जगह नई मॉडल के लिए वो अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। उन्हीं के ग्रुप में एंटोन गेर्ती को पसंद करता है। दोनों साथ वक्त बिताते हैं। डिनर करते हुए गेर्ती ने एगॉन से कहा, मकान मालिक भाड़ा मांग रहे हैं। एगॉन बोला, मेरे ट्यूशन का पैसा आने वाला है। तभी गेर्ती उसे अंदर ले गई और ड्रॉअर से अंकल की चिट्ठी उसे दी, जिसमें अंकल ने पैसे भेजने से साफ मना कर दिया है। वो बाकी लोगों के लिए बिना मतलब पैसे नहीं भेज सकता। एगॉन गुस्सा हो गया, क्योंकि अंकल को उसके दोस्तों के बारे में गेर्ती के अलावा और कोई नहीं बता सकता। गेर्ती को लगता है कि एगॉन बदल गया है, अब वो उसकी ड्राइंग नहीं बनाता। अकेले कमरे में रो रही गेर्ती के पास एंटोन आया। वो उसके साथ रहना चाहता है और दोनों ने साथ रात गुजारी। सुबह जब एगॉन ने गेर्ती को एंटोन के कमरे से निकलते हुए देखा, वो उस पर बहुत चिल्लाया, हम यहाँ काम करने आए हैं। इतने दिन हो गए एंटोन ने अभी तक एक पेंटिंग नहीं बनाई। मैं ही अकेला यहाँ काम कर रहा हूँ। तुम वियना वापस चली जाओ, यहाँ दोबारा मत आना। एगॉन की पेंटिंग देखते देखते कॉलिंग बेल बजी। डॉक्टर आए हैं। आते ही उसने गेर्ती को जल्दी से मास्क पहनने को कहा। उसने एगॉन को मॉर्फिन दी, जिससे उसको सांस लेते समय तकलीफ ना हो। उसे स्पेनिश फ्लू हुआ है। ये महामारी
पूरे यूरोप में फैली है। डॉक्टर ने कहा बुखार कम करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा, और इसके लिए उसे क्यूनाइन नाम की दवा की ज़रूरत है जो काले बाज़ार में ही उसे मिल सकती है। गेरती वहाँ गई, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। खाली हाथ घर लौटी गेरती बुखार उतारने के लिए उसके सर पे पट्टी रखने लगी। एगॉन गेरती की तरफ देख रहा है और कहानी पीछे चली गई। अब गेरती एगॉन से मिलने न्यूलंग बाग पहुंची। साल है 1911। एगॉन अब यहीं अकेले रहकर अपना काम करना चाहता है। फिर गेरती ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ और एंटोन से शादी करना चाहती हूँ। एगॉन फिर गुस्सा हो गया। उसने अपनी बहन के लिए अच्छा और नेक इंसान का सोचा था। उसके मुताबिक एंटोन उसकी बहन के लायक नहीं। अब यहाँ एगॉन गुस्ताफ क्लिम्ट से मिलने आया, वियना के नामी आर्टिस्ट में से एक, जिससे एगॉन काफ़ी प्रभावित है और उसे अपना गुरु मानता है। उसने अपनी पेंटिंग्स दिखाई जो क्लिम्ट को बहुत ही अलग और प्रभावशाली लगी। एगॉन की खुद की एक शैली है जो बाकियों से अलग है। औरतों के साथ साथ उसने कम उम्र के लड़कियों के भी बहुत से ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं। तभी क्लिम्ट की मॉडल वाली अंदर वाले कमरे से बाहर आई। एगॉन उसकी ना बयां करने वाली खूबसूरती से मुग्ध हो गया। ये बात क्लिम्ट ने भाप ली। उसने कहा क्या तुम वाली को बतौर मॉडल बनाना चाहते हो? एगॉन खुश हो गया। वाली की ड्राइंग बनाते वक्त कुछ स्कूल की लड़कियां उन दोनों को खिड़की से देखकर भाग गई। एगॉन ने कहा ये लड़कियां यहीं पास में रहती है, तुम्हें देखकर भाग गई। जब वाली काम खत्म कर जाने लगी, यहाँ आसपास कोई ट्रेन स्टेशन है? एगॉन को बचपन से ही ट्रेन बहुत आकर्षित करता है। वो घंटों बैठे उनके पेंटिंग बनाता था। उसकी ज़िंदगी भी ट्रेन जैसी है जिसका कोई एक ठिकाना नहीं। हर स्टेशन में उसे नए लोग, नई चीज़ें दिखती है। उस रात दोनों ने साथ गुजारी। वाली को एगॉन एक अच्छा इंसान लगा। एगॉन ने कहा पैसा बस एक हरे रंग का कागज़ है जिसे खरीदा जाता है, लेकिन एक आर्ट को कभी खरीदा नहीं जा सकता। वो अनमोल होती है जैसे ज़िंदगी, और एगॉन के लिए आर्ट उसकी ज़िंदगी है। एक सुबह काम करती हुई वाली के पास डाकिया आया एगॉन की खोज में, लेकिन एगॉन आर्ट एग्जीबिशन के लिए वियना गया हुआ है। उसके नाम चिट्ठी थमाई और कहा शुक्रवार 3 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप दोनों की पेशी है। अब दोनों कोर्ट के बाहर बेंच पे बैठे हैं। पहले वाली को बुलाया गया, उसका नाम और काम पूछा गया। फिर पूछा गया कि 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है तुम्हें बिना शादी किए एगॉन के साथ रहते हुए, ऐसा क्यों? उसने कहा मैं वियना और न्यूलंग बाग से बार बार आना जाना नहीं कर सकती, इसीलिए एगॉन के यहीं रहती हूँ। फिर जज ने तातियाना मॉशिश का जिक्र किया। हुआ कुछ यूँ था। तातियाना उन्हीं स्कूल के बच्चों में से है जो एगॉन के पास अपनी पेंटिंग बनाने आया करती थी। एक दिन तातियाना रोते हुए एगॉन के घर आई। उसने पेरेंट्स से लड़ाई की है और अभी वापस नहीं जा सकती, लेकिन वाली ने उसे रखने से मना कर दिया क्योंकि आज दोनों को वियना निकलना है। पर रोती हुई तातियाना पे एगॉन को दया आ गई और उसे भी अपने साथ वियना ले चला जहाँ उसकी दादी रहती है। लेकिन दादी के घर का एड्रेस पूछने पे वो कुछ नहीं बता पाई, यानी कि वो झूठ कह रही थी। फिर जज ने पूछा फेस्टिवल वाली रात क्या हुआ था, क्या तातियाना एगॉन के साथ थी? वाली ने कहा तातियाना पूरे वक्त मेरे ही साथ थी, मगर एगॉन देर रात वापस आया था और अगले दिन हम वापस आ गए। स्टेशन पे तातियाना के पेरेंट्स आए हुए थे, सही सलामत तातियाना को लेकर आए हैं। जज ने कहा क्या वाकई में उसके साथ कुछ नहीं हुआ था? दरअसल एगॉन पे एक नाबालिग का अपहरण और उसका बलात्कार का इल्ज़ाम लगा है। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में छपा है। एगॉन ने वाली को अपने खास 2 दोस्तों को फ़ोन कर उसकी मदद करने को कहा, लेकिन उन दोनों ने ही इससे अपना पलड़ा झाड़ लिया क्योंकि ये एक बहुत संगीन अपराध है। एगॉन ने जेल में भी ड्राइंग बनाना बंद नहीं किया। वाली उसकी चीज़ें उसे दे गई थी। अंत में वाली क्लिम्ट के पास मदद मांगने गई। उसने बताया एगॉन के बनाए 125 ड्राइंग्स भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। उसके पास पैसे नहीं अच्छे वकील करने के लिए, तो फिर क्लिम्ट ने उसकी मदद की। सुनवाई का दिन आया। वाली से कुछ सवाल किए गए। फिर तातियाना को कटघरे में बुलाया गया। उसने कबूल किया है कि एगॉन ने उसे बहला फुसला कर उसके साथ गलत काम किया है,
लेकिन ईगॉन के वकील ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट जज के सामने पेश की, जिसमें साबित हो गया कि वो झूठ बोल रही है। फैसला ईगॉन के हक में रहा और उस पर लगे सारे अपराध खारिज कर दी गई। 21 दिन तक उसकी गतिविधियों को परखा जाएगा और 3 दिन की कड़ी सज़ा दी गई। लेकिन जब उसके बनाई पेंटिंग को बेशरम और अश्लील कहा गया तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, यह भी एक कला है और किसी को कोई हक नहीं मेरे काम को ऐसा गलत कहे। जज ने उसकी एक पेंटिंग को वही जला डाला। सामने खड़ा ईगॉन उसे राख होते हुए देख रहा है। ईगॉन और वाली वो जगह छोड़ वापस वियना चले आए। अब यहाँ प्रेजेंट में डॉक्टर एक बार फिर ईगॉन को देखने आए हैं। साथ उसकी मरी बीवी एडिथ की माँ और बड़ी बहन एडले भी आई है उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने। गेर्ती ईगॉन को अपने साथ उनके घर ले आई। घर पहुंचने के बाद एडिथ की बड़ी बहन एडले और गेर्ती बातें कर रहे हैं। वो एडले से ईगॉन के लिए दवा खरीदने के लिए मदद मांग रही है, पर वो राज़ी नहीं है क्योंकि वो भी ईगॉन को पसंद करती थी, लेकिन वो एक खुदगर्ज धोखेबाज निकला। कहानी फिर पीछे लौट आई। साल 1914 वियना। ईगॉन एडले और एडिथ हाम्स का नया पड़ोसी, जहाँ खिड़की से साफ उसे लड़कियों की पेंटिंग बनाते हुए दोनों बहनें देखा करती है। दोनों ही बहनें उसे मन ही मन पसंद करती है। एडले थोड़ी बातूनी और मिलनसार है, जबकि एडिथ शांत स्वभाव और मासूम। वाली उसके मॉडल होने के साथ साथ पेंटिंग्स और पैसों की लेन देन भी करती है। एक तरह से कहे दोनों ही एक दूसरे के बिन अधूरे हैं। एक दिन वाली न्यूज़पेपर में दलमातिया नाम की एक जगह देख रही है। ईगॉन ने कहा, हम एक दिन ज़रूर वहाँ जाकर रहेंगे। अब एडले और एडिथ का ईगॉन से मिलना जुलना शुरू हो गया। यूँ तो वाली और ईगॉन काम की वजह से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच इससे भी ज़्यादा कुछ है जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। गेर्ती और एंटोन की शादी हो गई। ईगॉन और वाली दोनों ही उसमें शरीक हुए। एक शाम एडले, एडिथ, ईगॉन और वाली मूवी देखने गए। ईगॉन का झुकाव एडले की तरफ है। अगले दिन ईगॉन को उन्होंने अपने घर खाने पे बुलाया। अब ईगॉन उन बहनों के घर पे है। अगले महीने एडिथ 18 साल की होने वाली है। सुनकर ईगॉन ने मजाक में ही शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए वो तैयार भी हो गई। लेकिन एडले को ये बात अच्छी नहीं लगी। प्रथम विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर एक नौजवानों को फौज में लिया जा रहा है, लेकिन ईगॉन को इन सब में दिलचस्पी नहीं। वो अपने काम के बिना जी नहीं सकता। वाली ने कहा, मैंने सुना है कि अलग से अपनी बीवियों को बाहर घर किराया लेकर रखा जा सकता है, जहां वो मिल सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। ईगॉन ने कहा, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? और उन्होंने ये बात हंसी में उड़ा दी। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि ईगॉन को भर्ती ले लिया जाएगा, मगर वो मेडिकल टेस्ट में पास हो गया। जब वाली वापस आई, सामने शीशे पे टंगी एक सुंदर से लिबास को देखने लगी। ईगॉन ने कहा, ये तुम्हारे लिए है। अब तक जो तुमने मेरे लिए किए हैं और उन सभी गलती के लिए जो मैंने की है। वाली को वो बहुत पसंद आया। आज ईगॉन वाली की एक ऐसी छवि उतारना चाहता है जिसमें वो किसी को ऐसे पकड़े रखी है जैसे वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हो। वाली को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर ईगॉन ने बताया कि उसे सेना में भर्ती ले लिया गया है और कुछ महीने ट्रेनिंग पे उसे पराग जाना होगा। वाली एकदम खामोश हो गई, मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वाली ने कहा, मैं वहाँ क्या करूँगी? तुम्हारे साथ कैसे रहूँगी? बाहर किराए पे रहने का खर्च वो हम कैसे उठाएंगे? ईगॉन बोला, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। मैंने एडिथ का हाथ मांगा है। उसके पिता पैसे वाले हैं, वो वहाँ रह भी सकेगी और मैं उसकी पेंटिंग बनाता रहूँगा। क्योंकि ईगॉन एक दिन भी बिना काम किए नहीं रह सकता। वो खाने पे नहीं, अपने काम पे जीता है। ये जवाब सुनने की उम्मीद वाली को बिल्कुल नहीं थी। उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वाली को आज बिछड़ने के एहसास से मालूम पड़ा कि वो ईगॉन से बेइंतहा प्यार करती है। रोते हुए वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई। उसने उसे अपनी आखिरी पेंटिंग बनाने दी। ईगॉन ने कहा, इस पेंटिंग का नाम द मैन एंड द लेडी कैसा रहेगा? अगले दिन कैफ़े में वाली ने उसका दिया वही लिबास पहना है। ईगॉन ने बताया कि वो कल सुबह एडिथ से शादी कर रहा है। वाली को अब तक भी ये बुरा ख्वाब लग रहा है
जो सुबह होते ही मिट जाएगा। वाली ने उसे अपने पास रोकने की एक आखिरी कोशिश की। ईगॉन नहीं रुका। भले ही एडिथ ने ईगॉन से शादी कर ली, लेकिन उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही। बस रात बिताने ईगॉन कमरे में आता, जिसमें भी वो अपने काम में डूबा रहता, एडिथ की पेंटिंग बनाता। उब चुकी है एडिथ इन सब से, और ना ही उसे अपनी ऐसी पेंटिंग बनाना पसंद है। इधर वाली एक नर्स की नौकरी में लग गई। युद्ध में ज़ख्मी हुए सिपाहियों का ख्याल रखना। अगर उसे कुछ हो गया तो अपने रिश्तेदारों में उसने ईगॉन का नाम दिया है। एक दिन ईगॉन को वाली की चिट्ठी आई। लिखा है, मैं अभी दलमातिया के अस्पताल में हूँ। याद है तुम्हें उस दिन कैफेटेरिया में जो घर हमने अखबार में देखा था? आज मैं वहाँ गई। बहुत सुंदर जगह है, पर मुझे वियना के नर्म भरी बर्फ़ याद आती है। तुम्हारा साथ याद आता है। कल क्रिसमस है। काश मैं तुम्हारे साथ होती। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, पर अब बताना ज़रूरी हो गया है। तुम्हारी वाली को स्कारलेट फीवर नाम की बीमारी हो गई है। शायद अब हम कभी नहीं मिल पाए। ईगॉन का एग्जीबिशन लगा है। बहुत सारे लोग आए हैं। उसकी बहन और भतीजी भी आई है, मगर वो किसी कोने के कमरे में उदास काम में लगा है। उसने गेरती को एक पर्ची थमाई। 25 दिसंबर 1917। स्कारलेट फीवर बीमारी से वाली चल बसी। उसके एग्जीबिशन में वही द मैन एंड द लेडी पेंटिंग भी लगी है। ईगॉन ने पेंटिंग का नाम बदलकर डेथ एंड द लेडी दे दिया। वो भी नहीं समझ पाया कि प्रेरणा से अलग होकर कलाकार जिंदा नहीं रह सकता। उसके अंदर की आग बुझ चुकी है। वो टूट चुका है। अब शायद जुड़ना मुमकिन नहीं। कुछ समय बाद यूरोप एक महामारी के चपेट में आ गया। ईगॉन की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। गेरती उसे दवाई पिला रही, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा। ईगॉन ने गेरती की तरफ देखा, उसके गालों में हाथ फेरा। कुछ कहना है शायद उसे, पर वो बस उसे देखता रहा। यहाँ गेरती अपने भाई को बचाने के लिए हर जगह हाथ फैला चुकी है, पर निराश लौटी। उसने ईगॉन की सास से आखिरी मदद मांगी, नहीं तो वो मर जाएगा जैसे एडिथ मरी है। थोड़ी देर बाद वो एडिथ की एक बेशकीमती हार लेकर आई। जब बेटी को ही नहीं बचा सकी, तो वो इस हार को बचाकर क्या करेगी? तुरंत गेरती ने जाकर उस हार के बदले एक छोटी क्विनीन की शीशी ली, इतनी छोटी कि मुट्ठी में समा जाए। जब तक कि वो उसे दवा पिलाती, ईगॉन दम तोड़ चुका था। कितनी अजीब बात है ना। जीते जी नहीं, मगर ईगॉन के जाने के बाद उसके घर से मिली एक एक ब्रश, कैनवस, उसकी एक एक पेंटिंग्स बेशकीमती हो गई। 31 अक्टूबर 1918 ईगॉन की मौत हुई थी। वो अपने पीछे 300 ऑयल पेंटिंग्स और 2000 से भी ज़्यादा ड्राइंग्स और वाटर कलर्स छोड़ गया, जिसकी कीमत इंटरनेशनल ऑक्शंस में बेहिसाब है। आज आर्टिस्ट ईगॉन शीले का नाम इतिहास के पन्नों में गिना जाता है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।